अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर उस्मान और मैं आज हाज़िर हूं आपके पास दूसरे पार्ट के जो वीडियो है हमारे पास कि किस तरीके से हम अच्छी टीम्स बनाते हैं और किस तरीके से हम अच्छी टीम्स को लीड कर सकते हैं और क्या लीडर की क्वालिटीज़ होती हैं। और इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि टीम क्या होती है, इफ़ेक्टिव टीम क्या होती है, उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से आप फर्दर टीम को क्रिएट कर सकते हैं और क्या क्वालिटीज़ होती हैं इफ़ेक्टिव टीम मेंबर्स की, क्या स्टेजेस होती हैं और किस तरीके से काम करते हैं। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि जब आपने कोई टीम बनानी है या टीम बना ली है तो रोज़ सुबह आपने शॉर्ट मीटिंग्स करनी है एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, अपने दिन के स्टार्ट के ऊपर एवरी डे। और तकरीबन 15 मिनट की मीटिंग होनी चाहिए। आपके पास एक किस्म की ऐसी मीटिंग होनी चाहिए जिसमें ये डिस्कस हो सके कि क्या अब तक हो चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्या लोगों ने करना है, क्या आज काम करना है, क्या प्रीवियसली काम कर चुके हैं, अगर कोई मसले हैं तो इस मीटिंग में आप सॉल्व करेंगे। तो इसी हम कहते हैं स्टैंड अप मीटिंग्स, जो आपकी इनफॉर्मल किस्म की मीटिंग्स होती हैं और ये दिन के स्टार्ट पे आपकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसे करती हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि टीम की स्टेज के ऊपर है और अगर कोई मसला है तो आपको इसी स्टेज पे आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात यह है कि इस मीटिंग को आप ऐसा ना बनाएं कि जिसके अंदर आपका हर टाइम कंप्लेंट्स हो, बेइज्जती प्रोग्राम हो। आप जो है एक ऐसा बंदा ढूंढें जिसकी आप जो है उसके ऊपर सारा ब्लेम थोप सकें। और इस मीटिंग को लंबा ना करें, 15 मिनट से ज़्यादा आपकी ये मीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये मीटिंग्स तभी सक्सेसफुल होती हैं, आपकी अच्छी होती हैं, जब इसके अंदर कोई ब्लेम गेम ना खेली जाए और ये पॉजिटिव हो। तो स्टैंड अप मीटिंग को स्टैंड अप तक ही रहने दें और जो बाकी अपनी मीटिंग्स होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो आप इस मीटिंग के बाद भी डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आपने ये सारे काम कर लिए तो आपने हर मेंबर को एक, अगर आप टीम के एक पार्ट हैं तो आप इफेक्टिव टीम मेंबर भी बन सकते हैं। और उसके लिए भी कुछ क्वालिटीज़ आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हमने पढ़ा है कि इफेक्टिव टीम जो होती है उसकी क्वालिटीज़ डिफरेंट होती हैं। तो हर एक मेंबर को वो इफेक्टिव टीम का मेंबर बनने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और उसकी एक डिफरेंट क्वालिटीज़ होंगी। तो क्या क्वालिटीज़ होंगी वो मेरे पास यहाँ पे हैं। तो अगर आपने एक अच्छा मेंबर बनना है तो आपको कम्युनिकेट करना है अपनी प्रॉब्लम्स अपनी टीम लीडर को, और सारी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बताना कि मुझे ये मसला है। टीम लीडर से बात करें, जो भी मसला है उसको ये बताएं। और अपने आप को आइसोलेट ना करें कि मैं बिल्कुल ही अलहदा हो जाऊं, भाई ये टीम तो मेरे मुताबिक है नहीं। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ब्लेम गेम नहीं खेलनी है आपने। आपने सिर्फ जो है लोगों के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, आपको अपने काम का पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है और क्या चीज़ नहीं करनी है। अपने ग्रुप को आपने सपोर्ट करना है, उसकी बुराइयां नहीं करनी है। इवन के कोई आपको पसंद नहीं भी करना करता तो तब भी आपने जो अपने सपोर्ट है अपने टीम मेंबर्स को वो देनी है। ऐसा नहीं है कि आप उनके अगेंस्ट हर जगह के ऊपर बोलते रहें। शो ऑफ़ नहीं करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं तो आपने शो ऑफ़ नहीं करनी है। अपनी टीम को जो है साथ लेके चलना है, अपनी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करें, अपने नॉलेज को इस्तेमाल करें, रादर देन कि आप शो ऑफ़ करते रहें, भाई मैं बड़ा हूँ, मेरी इतनी एक्सपर्टीज़ है, मैं बड़ा मैनेजर हूँ, तो मैं ये हूँ मैं वो हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो है आप कल तक मैनेजर रहेंगे तो आपकी बाकी टीम मेंबर भी बन सकते हैं। तो शो ऑफ़ करना आप बंद कर दें। इसके अलावा जो है एक्टिवली सुने, चाहे आप टीम लीडर हैं या टीम के मेंबर हैं, एक दूसरे की बात सुने, जो भी मसला है उसको प्रॉपर्ली डिस्कस आउट करें। और अगर कोई जो पॉइंट्स जो काफ़ी सारे मेकअप हो रहे हैं इन आपके ग्रुप के अंदर या आपकी मीटिंग्स के अंदर, उन सारों को अपने टीम मेंबर्स के साथ प्रॉपर्ली डिस्कस करें। इसके अलावा जो है आपके जो टीम के साथ जो है आप प्रॉपर्ली इन्वॉल्व हों, अपने टीममेट्स की हेल्प करें। अगर कोई आपकी हेल्प नहीं भी करता तब भी कोशिश करें कि आप अपने टीम मेंबर्स की हेल्प करें और उनको जो है आप उनकी मदद करें ताकि वो भी खुश रहें। इस तरीके से टीम की इन्वॉल्वमेंट आपके पास ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ तक था कि आपके पास टीम मेंबर आपने किस तरीके से अच्छे बन सकते हैं और आपके पास इफ़ेक्टिव टीम क्या होती है वगैरह। तो आपने अब किस तरीके से एक अच्छी टीम अगर आपकी बन गई है, इफ़ेक्टिव टीम बन गई है, उसको किस तरीके से लीड करना है। अब उसे लीड करना भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छी टीम तो बन गई, अगर उसको कोई लीड करने वाला नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास टूट जाएगी। तो इसमें हमारे पास कुछ क्वालिटीज़ आ जाती हैं लीडर्स की, कि आपके पास जो है लीड करने के लिए एक अच्छी लीडर के पास क्या होनी चाहिए, गुड लीडरशिप होनी चाहिए, या हमें अच्छे लोग हायर कर लेने चाहिए, या हमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देनी चाहिए, और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन इन सारी पॉइंट्स के पीछे एक बात है कि अगर आपके पास लीडर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम अच्छी परफॉर्म करेगी। अगर लीडर बुरा होगा तो आपके पास टीम अच्छा नहीं परफॉर्म करेगी, चाहे आपके सारे टीम मेंबर्स इफेक्टिव हों। लेकिन इसको भी बाईपास करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि हम किस तरीके से सारे मेंबर्स को इस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं कि वो इफ़ेक्टिव टीम मेंबर्स आपके पास बन जाए और हर कोई अच्छे तरीके से अपना काम विदाउट एनी हेल्प कर रहा हो। ये अभी हम आगे देखेंगे। इसके अलावा जो है आपके पास जो अगर आपकी टीम सक्सेसफुल बन गई है, अब उसमें ये होता है कि आपने ऐसी टीम बनानी है जिसके अंदर डोमिनेटिंग पीपल ना हो, जो अपनी रोब वगैरह लोगों के ऊपर ना झाड़ते रहें, काम करने वाले लोग हों, सारे एक दूसरे की मदद करने वाले लोग हों, और एक ऐसा बंदा ना हो जो एक ही लीडरशिप स्टाइल को फॉलो कर रहा है। आगे हम देखेंगे कौन से होते हैं। वो लीडरशिप स्टाइल अपना बाय द टाइम चेंज कर रहा हो।
ऐसा बंदा हो जो आपकी ग्रुप डिस्कशन को प्रमोट करे, एक ही पैटर्न उसके ऊपर पुट ना कर दे कि एक ही तरीके से काम करना है, एक ही बात करनी है। वो ऐसा बंदा होना चाहिए आपका सक्सेसफुल लीडर, जो आपकी आउटकम ऑफ द ग्रुप के ऊपर फोकस कर रहा हो, ना कि लोगों के फर्दर रिलेशन में ही अपना फ़ायदा ढूंढ रहा हो। वो ऑब्जेक्टिव सेट करे, आपके प्रायोरिटी सेट करे, और उसके बाद जो है टीम को शेप करने की कोशिश करे, ताकि जो है सारी की सारी एफर्ट आपकी काम आ सके। इसके अलावा जो सक्सेसफुल टीम लीडर्स होते हैं वो थोड़े से टफ़ होते हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल होते हैं, यानी डिफरेंट पीपल होंगे आपके पास जो डिस्क्रिमिनेशन अमंग दी पीपल नहीं करेंगे, जो अपने कंपनी में भी ग्राउंड होल्ड करते हैं और अपनी टीम के साथ भी करते हैं, लेकिन वो किसी को डोमिनेट नहीं करते। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि पावर का जो इस्तेमाल है ज़्यादा गलत, वो ये आपके पास लीड करता है नेगेटिविटी की तरफ और फेलियर की तरफ। तो आपने अपनी पावर का यूज़लेस इस्तेमाल नहीं करना, चाहे आप किसी भी स्टेज में लाइफ में किसी भी जगह के ऊपर हो। चाहे आप बहुत बड़ी स्टेज पे चले गए हैं, गवर्नमेंट के बहुत बड़े लेवल पे चले जाएं, या आप बहुत अच्छे बड़े लीडर बन गए हैं, प्रेसिडेंट इवन बन गए हैं, लेकिन आपको अपनी पावर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें। तो अगर फ़ायदे की बात करें तो आप एक लीडर की अच्छी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ी मेरे पास लिखी हुई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही हो। एक लीडर को स्ट्रांग होना चाहिए, डिसीजन पावर उसके अंदर होनी चाहिए, नॉलेजेबल हो या वो क्वाइट हो, दोनों में से एक चीज़ होगी। या तो नॉलेजेबल होगा तो वो बोलेगा, नहीं है नॉलेज तो वो चुप रहेगा। तो उसके अलावा स्पोर्टिव हो, कोऑपरेटिव हो। इसके अलावा उसके दो कंसर्न होने चाहिए, लोग और किस तरीके से मैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं टीम को इफेक्टिव बना सकता हूँ। वो अपनी टीम को मोटिवेट करेगा जो लीडर होगा, उसके बाद वो मोर प्रोडक्टिव उन्हें बनाएगा, एफिशिएंट बनाएगा। उसके अलावा जो है उनको सेंस ऑफ अचीवमेंट और मोटिवेशन देगा, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। वो अपने जितनी भी टीम की प्रॉब्लम होंगी वो इनर सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ये नहीं कोशिश करेगा कि मैं किसी को डीमोटिवेट करूँ, लोअर करूँ और मैं अपना काम निकाल लूँ। तो ये तो लीडर की शिप की क्वालिटीज़, इसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती हैं। अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेगा, एक्टिवली लिसनर होगा, बिकॉज लीडर वही बन सकता है जो पहले एक इफेक्टिव टीम मेंबर होगा। जो अगर इफेक्टिव टीम मेंबर ही नहीं है तो वो कभी भी लीडर नहीं बन सकता। तो आगे हम देखेंगे कि आपका लीडरशिप स्टाइल कौन सा है। यहाँ पे मेरे पास 4 लीडरशिप स्टाइल हैं: कमांडर, कोच, सपोर्टर और ऑर्गेनाइजेशन। तो हो सकता है इनमें से कोई एक आप फॉलो कर रहे हैं, और आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा आप फॉलो कर रहे हैं। होता क्या है कि कमांडर इजीली आपको मिल जाता है, लेकिन सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लीडर या सपोर्टर आपके पास मुश्किल से मिलता है, क्योंकि उनके पास सोल्यूशन भी उसी तरीके के अच्छे होते हैं। कमांडर के पास कोई भी सोल्यूशन आपके पास नहीं मिलता। तो हम बात करते हैं कि कमांडर आपके पास क्या है। कमांडर कोई भी ऐसा बंदा है जिसने सिर्फ ऑर्डर देने हैं और काम करवाना है, जो नॉर्मली आपकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा होता है कि काम दो और काम करवाओ। ये ऐसा बंदा होता है, इसको कोई गर्ज नहीं होती कि बाकी क्या लोग काम कर रहे हैं। ये लोगों को डीमोटिवेट भी करता है, तंग भी करता रहता है हर टाइम। तो ऐसा बंदा जो आपको तंग कर रहा है और डीमोटिवेट कर रहा है, एनॉय कर रहा है, वैसे ही फजूल काम दे रहा है, तो ऐसा बंदा जो है वो कभी भी एक सक्सेसफुल लीडर नहीं हो सकता। वो हमेशा फेल ही होगा जहाँ भी जाएगा, चाहे वो स्टेज के ऊपर आपका लीडर बन के बैठा हुआ है। इसके अलावा उसके डिसीजन जो होते हैं वो कोई ऑप्टिमल नहीं होते। वो बाकियों को कंसीडर नहीं कर रहा होता, कोई ऑप्शन इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग में वो बिलीव नहीं करता। उसकी जो प्रॉब्लम जो स्टाइल है वो लेकिन शॉर्ट टर्म ही होता है। ऐसे लीडर्स जो होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते। ऑर्डर देने के बाद या कमांडर बनने के बाद कुछ अर्से बाद उन्होंने लोअर ही स्टेज के ऊपर वापस आना होता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस लोग होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन या आपके प्रोजेक्ट्स को टोटली फेल आउट भी कर सकते हैं। तो कमांडर जैसे पीपल से आपको दूर रहना चाहिए। जो दूसरा हमारे पास है कोच। जैसा कि हम देखते हैं क्रिकेट में भी हमारे पास कोच होता है, फुटबॉल में भी हमारे पास कोच होता है। तो कोच ऐसा हो बंदा है या ऐसा लीडर होगा जो टीम के ऊपर फोकस करेगा कि टीम के अंदर कौन सी चीज़ें मिसिंग है, उनको ये बताएगा क्या चीज़ करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो लोगों को ट्रेन करने के ऊपर फोकस करेगा, ग्रो करने पे फोकस करेगा, अपने साथ लेके चलेगा, एक ट्रस्टफुल एनवायरनमेंट जनरेट करेगा। इसके अलावा जो है वो आपको सुनेगा भी टीम के मेंबर्स के साथ, और डिसीजन भी आपकी भी फीडबैक भी देगा कि ये चीज़ अच्छी है या नहीं है। उसके अलावा पर्सनल ग्रोथ भी करेगा, लोगों की ट्रेनिंग करेगा, लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटीज़ और रिलेशन बनाने पे फोकस करेगा, टीम मेंबर्स के इंडिपेंडेंट वर्क के ऊपर फोकस करेगा ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद अच्छे तरीके से समझ सकें। तो इसी वजह से हमारे पास डिफरेंट टीम्स के अंदर डिफरेंट कोच होते हैं, वरना ये ना हो कि टीम में से ही एक बंदे को कोच बना दिया जाए। तो हमेशा टीम लीडर या कैप्टन अलग होता है, और उसके अलावा आपके पास एक कोच होता है। देन तीसरी जो हमारे पास लीडरशिप स्टाइल है वो हमारे पास है सपोर्टर। सपोर्टर जो हैं वो ऐसे लोग होते हैं या ऐसी टीम लीडर जो इनका काम है दूसरों की मदद करना। वो बैरियर्स लोगों के लिए रिमूव करते हैं, एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेंगे। ईगोलेस, नॉन सेल्फिशलेस पीपल हैं, क्वाइट लीडर्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, काम कर रहे होते हैं सारे काम, लेकिन वो इतना ज़्यादा अपने ऊपर वो नहीं करेंगे कि ये काम मैंने ही किया है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी टीम मेम्बर्स के अंदर लेके जाएंगे, सब टीम मेम्बर्स को इक्वली ट्रीट करते हैं। वो ये कोशिश करते हैं कि सारी टीम जो है वो आपके डिसीजन ले।
इसके अलावा जो है वो आपकी टीम के बीच बैलेंस क्रिएट करते हैं, हार्मनी क्रिएट करते हैं। तो ऐसे लीडर्स जो होते हैं वो आपके सपोर्टर्स के अंदर आते हैं। लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है, जो लीडर होता है वो हमारे पास क्या कर रहा होगा, वो खुद ही डिसीजन ले लेगा, खुद ही टीम एलोकेट कर देगा, चाहे वो बंदे उसमें इन्वॉल्व होते हैं नहीं होते, उसका कोई गर्ज नहीं है। इसी वजह से वो टीम्स फेल होती हैं और कोई अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। जो चौथा मेरे पास है वो इट्स सेल्फ एक लीडरशिप स्टाइल भी है और इट्स सेल्फ एक अचीवमेंट भी है, गोल भी है। उसे हम कहते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम। ये एक ऐसी टीम है, ये ऐसा लेवल है जिसके ऊपर एक हाईली मोटिवेटेड टीम आ जाती है, जिसमें सारे इटसेल्फ किसी स्टेज के ऊपर लीडर बन चुके होते हैं। इसमें कोई फॉर्मल लीडर बनाने की आपको ज़रूरत नहीं होती। डिसीजन जो होते हैं सारे लोग आपस में ले भी सकते हैं अच्छे तरीके से, और जो है कोई भी मेंबर जो है वो अपनी मर्ज़ी से लीडर बन भी सकता है और किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन या एरिया के अंदर और हेल्प आउट प्रोवाइड कर सकता है। ये बहुत हाईली कैपेबल और कमिटेड और सेल्फ ड्रिवन की टीम होती है मेंबर्स की। इसके अलावा जो है ये प्रीवियस स्टेप्स और हिस्ट्री को फॉलो करते हैं। एक ट्रू सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम होती है जो जिन्होंने फेलियर्स भी देखे होते हैं और जिन्होंने सक्सेस भी देखी होती है। ये बिलीव करते हैं कि हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ ग्रो करें, एक दूसरे की किस तरीके से हेल्प करें। तो मैं इसी टीम की हमेशा बात करता हूँ। ये इफेक्टिव टीम यही होती है जो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम हो, ऑटोनोमियस हो, जिसको पिकअप पॉइंट्स की ज़रूरत ना हो, खुद अपने गोल्स डिफाइन करे, खुद प्रोजेक्ट को लेके चले, खुद अपनी टीम्स को अच्छे तरीके से रखे। तो ये उसी टाइम आपकी बनेगी जब आपके पास इफेक्टिव टीम मेंबर्स होंगे और हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या गोल का अच्छे तरीके से पता होगा। तो इस स्टेज तक तो हमने लीडरशिप की क्वालिटीज़ की बात कर ली है और लीडरशिप की स्टाइल्स की बात कर ली है। अब हम देखेंगे कि अगर हमने इफ़ेक्टिव टीम बनानी है तो हमारे पास क्या स्टेप्स होने चाहिए। अब जब टीम की बात करते हैं तो ये एक टाइम टेकिंग चीज़ है। एक दिन में आपकी टीम बहुत अच्छी तरीके से इफेक्टिव टीम नहीं बन सकती, ये हम देख चुके हैं। टाइम लगता है। आपके पास एक छोटा सा पौधा होता है, वो ग्रो करता है और फिर वो इतना ऑटोनोमियस हो जाता है या इतना फ्लाई करना शुरू हो जाता है लाइक अ बटरफ्लाई। तो ये आपके पास एक ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर्स या अननोन पर्सन होते हैं जिनको आप कंबाइन करते हैं, वो एक दूसरे के साथ मदद करते हुए एक यूनाइटेड टीम बन जाते हैं जो एक कॉमन गोल की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये एक टाइम टेकिंग चीज़ है। इस टाइम टेकिंग चीज़ को आसान करने के लिए जो आपके पास ब्रूस टकमैन है वो 1965 में है, उसके पास जो है उसने एक स्टेप्स ऑफ टीम फॉर्मेशन बताए थे जिसमें फॉर्मिंग है, स्टॉर्मिंग है, नॉर्मिंग है, परफॉर्मिंग है। इसके अलावा 1965 में उसने एक चौथा भी एडजॉर्निंग भी ऐड कर दिया था, लेकिन वो स्टेज ऑफ टीम डेवलपमेंट से थोड़ा सा बाहर है। वो आगे हम देखेंगे किस तरीके से बाहर है और उसका क्यों मकसद है, बिकॉज वो एक नेगेटिविटी की तरफ मूव करता है। ये चारों स्टेजेस जो हैं पॉजिटिविटी की तरफ मूव करती हैं। तो अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ टीम फॉर्मेशन की, तो फॉर्मिंग के अंदर जो है आपके टीम मेंबर्स जो हैं इनिशियली मैं आपको बता देता हूँ। एक्साइटमेंट होती है, एंटिसिपेशन होगी, लोग खुश होंगे, एनेक्सिटी भी होगी, क्या करना है क्या नहीं करना, ऑप्टिमिज्म होगा। स्टॉर्मिंग के ऊपर जो है लोग जो हैं एक दूसरे के साथ कोशिश करेंगे सेट हो सकें, फ्रस्ट्रेशन होगी, डिससेटिस्फेक्शन होगी, एडजस्टमेंट एनेक्सिटी होगी, लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे। नॉर्मिंग पे थोड़ा बहुत एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, टीम की एक दूसरे के साथ बात बनना शुरू हो जाएगी, एक दूसरे को मदद करना स्टार्ट कर देंगे, एक्सेप्टेंस हो जाएगी। परफॉर्मिंग के ऊपर टीम वर्क आ चुका होगा, लीडरशिप होगी, परफॉर्मेंस होगी। लेकिन इसके बाद आती है एडजॉर्निंग, जिसे हम मॉर्निंग भी कहते हैं, जिसका मकसद ये है कि अब ये नेगेटिविटी की तरफ चली गई है, डिससेटिस्फेक्शन है, क्राइसिस है, टीम फेल हो गई है। तो जब आप ये स्टेजेस चारों को पास कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर डायरेक्टली आ जाते हैं कि आप टीम मेंबर्स के फर्दर प्रमोट कर सकें, उनकी स्किल्स को इंक्रीज़ कर सकें, उनकी एक्साइटमेंट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें और फर्दर आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकें। तो पूरी कोशिश ये होती है कि हम परफॉर्मिंग तक स्टे करें और उसके बाद हम उसको फर्दर इम्प्रूव करते रहें। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मिंग के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो फॉर्मिंग जो हमारे पास स्टेज है कि इनिशियल स्टेज है, जिसके अंदर हम टीम मेंबर सेलेक्ट करते हैं और एक छोटी सी मीटिंग होती है जिसके अंदर टीम मेंबर सिलेक्शन के बाद ये बताया जाता है कि आपका क्या गोल है, किस तरीके से आपने काम करना है, कौन से आपके पास टीम मेंबर्स हैं, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन होता है। इसके अलावा जो है पोलाइट मीटिंग्स होती है, लोग बड़े खुश भी होते हैं और उनको कन्फ्यूजन या नर्वसनेस भी होती है कि हमने किस तरीके से काम करना है, क्या काम करता है। कोई भी डिसीजन इस स्टेज के ऊपर नहीं होता, लैक ऑफ क्लैरिटी होती है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं होती। सिर्फ एक ये सिंगल मीटिंग ही होती है फॉर्मिंग की जिसमें ये बताया जाता है भाई ये टीम बन गई है। ऑफन ये होता है कि बगैर इस मीटिंग के भी लोगों को नाम डाल दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि ये आप टीम हो और ये टीम लीड है और आपका, और आपने उसके साथ काम करना है चाहे आप उसके साथ मिले हुए या नहीं। ये तरीका गलत है। जिस टीम को आपने टीम मेंबर्स के साथ इन्वॉल्व करना है उसको अपने साथ इन्वॉल्व करें और उसको इस चीज़ में लेके आएँ कि आपके टीम मेंबर एक दूसरे को जानते हो, तभी आपकी इफेक्टिव टीम क्रिएट होगी। इस स्टेज के ऊपर अगर आप इफेक्टिव टीम मेंबर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपकी बाकी सारी स्टेजेस बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी।
सेकंड पे हमारे पास आ जाता है स्टॉर्मिंग। ये एक ऐसी ख़तरनाक स्टेज है जिसके ऊपर आपके पास लड़ाइयाँ भी होंगी, डिसीजंस इजीली नहीं होंगे, लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, क्लैरिटी ऑफ द पर्पस तो इंक्रीज़ हो जाएगा आपके पास, लेकिन अनसर्टेनिटी अभी भी होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। पावर की स्ट्रगल होगी, लोग जो हैं एक दूसरे को कोशिश करेंगे कि अपनी शो ऑफ करें, एक दूसरे को डाउन नीचा दिखाने की कोशिश करें। इसके अलावा जो है टीम जो होगी वो उसका फोकस जो होगा गोल्स की बजाय जो होगा डिफरेंट रिलेशनशिप या इमोशनल इशू के ऊपर चला जाएगा। इस स्टेज के ऊपर लड़ाइयाँ भी होती हैं। अगर ये स्टेज आपके पास पास हो जाती है तो आप एक बहुत अच्छे तरीके से आगे चले जाते हैं सेटिंग की तरफ। कि आपके पास इस स्टेज के ऊपर क्या होता है कि आपके पास जो नॉर्मल रियलिटी ऑफ दी और टीम मेंबर्स है वो आपको पता चलना शुरू हो जाती है। रोल्स भी आपके क्लैरिफाई हो जाते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं लेकिन रोल्स भी क्लैरिफाई होते हैं। इसके साथ आपके पास ये डिफाइन हो जाता है कि कौन सा लीडर होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ये कोशिश करेंगे कि उन्हें लीडर होना चाहिए वो, लेकिन क्या पता वो उस लीडर के साथ कंफर्टेबल हैं या नहीं है। इसके अलावा जो है क्वेश्चनिंग होगी कि आपको किस तरीके से गोल करने हैं, टीम के अचीव करने हैं। टास्क टेकिंग के ऊपर रजिस्ट करेंगे, लोग काम लेना नहीं चाहेंगे, वो भागेंगे उन कामों से। इस स्टेज के ऊपर क्या होता है कि आपके पास मोस्ट ऑफ दी टीम या तो फेल हो जाती है या आधे पर्सन बंदे आपके भाग जाते हैं। लेकिन इस स्टेज को आप अगर वो भी कहें कि एक किस्म का आपके पास स्टॉर्म आया जिस तरह बारिश का आता है और उसके बाद सुकून हो जाता है, तो ये भी उसी किस्म की स्टेज है। इससे पास हो जाते हैं तो आप आ जाते हैं नॉर्मिंग में। नॉर्मिंग इस वजह से इसे कहते हैं कि आपके पास एक नॉर्मल स्टेज आ जाती है, लोग एक दूसरे को समझना शुरू हो जाते हैं, खुश होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर हो जाती हैं, एक्सेप्टेड होती हैं, लोग टास्क लेना चाहते हैं। जो आपके पास लोग हैं वो एक एग्रीमेंट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, डिसीजंस जो हैं ग्रुप में होंगे, कमिटमेंट और यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी और सोशल फन एक्टिविटीज़ में टीम अच्छे तरीके से काम करेगी, एक दूसरे के साथ डिस्कस करेगी, एक दूसरे के वर्किंग स्टाइल को समझेंगे। तो नॉर्मिंग एक ऐसी स्टेज है जिसमें सब कुछ एक नॉर्मल हो जाएगा आपके पास ऑर्गेनाइजेशन और अपनी टीम के अंदर। इस स्टेज से आगे हम जाते हैं तो आपकी टीम जो है वो अब बन जाएगी आपके पास सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम, जो लीडरशिप स्टाइल की मैंने बात की है। इस स्टेज के ऊपर जो आपकी टीम जो है स्ट्रेटेजिकली अवेयर हो जाएगी, इफेक्टिव टीम मेंबर बन चुके होंगे, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है उन्हें पता चल चुका होगा। एक शेयर्ड विजन होगा उनके पास, हर कोई अपनी अपनी फीट्स के ऊपर खड़ा हो चुका होगा, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी होगी, पार्टिसिपेशन होगी। ये वही स्टेज है जिसकी मैंने बात की कि एक लीडर जो है वो सारे अपनी एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर चुके होंगे, अपनी मर्ज़ी से किसी भी स्टेज पे कोई लीडर बन सकेगा और एक फॉर्मल लीडरशिप स्टाइल ख़त्म हो जाएगा आपके पास। ऑटोनोमियस होगी, आपके पास डिसएग्रीमेंट होंगे लेकिन लोअर स्टेज के ऊपर ही आपके पास सॉल्व आउट हो जाएंगे। तो ये एक ऐसी स्टेज है जो आपके पास एक पॉजिटिव स्टेज बनेगी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अलावा जो है टीम जो है अच्छे तरीके से आपके गोल्स को अचीव करने के ऊपर फोकस करेगी, एक दूसरे की मदद करेगी, हेल्प करेगी, और टीम मेंबर जो हैं वो अपनी असिस्टेंस ले सकते हैं एक दूसरे के साथ किसी भी लीडर से, और इंटरपर्सनल डेवलपमेंट भी आपकी करते हैं। इसके अलावा जो है जो लीडर होगा वो इनफॉर्मल भी होगा आपके पास और फॉर्मल भी बन सकता है स्टेज के ऊपर। लेकिन अगर आप सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ जाएंगे तो आपके पास फॉर्मल लीडरशिप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टीम और ये स्टेज ऐसी है कि इसके ऊपर वो खुद इटसेल्फ परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। इस स्टेज के ऊपर जैसा मैंने बताया कि हमें स्टॉप हो जाना चाहिए और अपनी टीम मेंबर्स की स्किल्स और क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि एडजॉर्निंग की स्टेज की तरफ हम मत जाएं। एडजॉर्निंग का मतलब है फेलियर, इस वजह से मैंने यहाँ पे जो है आपके पास डिफाइन फर्दर उसके नहीं किया, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी है, फेलियर है और आपकी टीम जो है टोटली फेल हो रही होगी। तो अगर आप स्टॉर्मिंग सेशन को क्रॉस करके नॉर्मिंग में आ जाते हैं और आपकी टीम आ जाती है परफॉर्मिंग सेशन के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम इंप्रूव कर चुकी है। और ये तभी होगा जब आपने शुरू में ही इफेक्टिव टीम मेंबर अपने आइडेंटिफाई कर लिए होंगे। अगर आप इफेक्टिव टीम मेंबर्स को शुरू में आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आप इसमें से किसी स्टेज पे नहीं पहुंच सकेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक सेल्फ रिलायंस और एक अच्छा कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो बनाना चाहिए, लीड करना चाहिए लोगों को, लेकिन उन्हें फ्रीडम भी देना चाहिए। साथ बहुत ज़्यादा हमें कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए, जो ज़रूरत हो उतना ही कम्युनिकेट करें। अपनी इनफेक्टिविटी या अपनी वीकनेस किसी को नहीं बतानी चाहिए ताकि वो आपके ऊपर प्रेशर ना डाल सके। तो हमेशा आपको केयरफुल रहना चाहिए, आपको तरीके ढूंढने चाहिए अपनी इम्प्रूवमेंट के, लेज़ी नहीं होना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ फोकस या कुछ ना कुछ अपनी गोल विजन रखना चाहिए और अपनी टीम्स को मूव फॉरवर्ड करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। बिकॉज इस स्टेज के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में अपनी टीम्स के साथ काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको और प्रोजेक्ट मिलेंगे और आप अच्छे तरीके से अपनी ग्रोथ भी कर सकते हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें लोग काम भी करना चाहेंगे। तो ये वीडियो मेरे पास यहीं तक थी। इस वीडियो को अगर आप पसंद आई है अगर आपको, तो हमारे चैनल पे ज़रूर जाइएगा और इसे लाइक कीजिएगा। और अगर कोई भी कॉन्सेप्ट उर्दू या इंग्लिश में समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे लिंक्डइन के ऊपर भी इनबॉक्स कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी मैसेज कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस पे भी आप ईमेल भेज सकते हैं और मैं हैप्पीली उसे बनाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा जैसा कि पहले आपको बता चुका है कि आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं
उसकी स्टेप्स की मैंने एक अलग वीडियो भी आपको बता दी थी, और यहाँ पे मैं दोबारा आपको दिखा भी देता हूँ। यूट्यूब चैनल विज़िट करना है, और उसके अलावा जो है आपके पास जो टॉपिक्स अवेलेबल हैं उसकी ट्रेनिंग लेनी है, और उसके अलावा जो है आपको एक ऐसे लिखना है, और आपने प्रेजेंटेशन स्लाइड हमें भेजनी है। और उसके अलावा बाकी ये स्टेप्स हैं हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, और साथ हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो वेरीफाइड होगा। और क्या सोच रहे हैं, आज ही हमारे चैनल पे जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और स्टे अपडेटेड टू आवर अपडेट्स। शुक्रिया।